नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हमारे सामने मौजूद हैं, शायद आप लोग इनको पहचानते हो या नहीं भी जानते हो, तो इनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये डुमरिया प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी से हैं और इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है। अब आइए हम इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे और शायद तीखा सवाल भी इनसे होगा जो इनको जवाब देना पड़ेगा। तो अब हम चलिए इनसे आपको मिलाते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपके सुनने वालों को धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम साजिद अहमद बागी हुआ और हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं। और आपके जो भी सवाल होंगे पूरी ईमानदारी से हम प्रयास करेंगे कि आपके सवाल का हम जवाब दें। देखिए सर, एक रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे कि हमारे सवाल का आप सही से उत्तर देंगे, कटने की कोशिश नहीं करेंगे। जो भी बात होगी स्पष्ट रूप में करनी है और स्पष्ट जवाब देना है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अभी बिहार के अंदर बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आप देख रहे होंगे कि चाहे तो एमआईएम हो या जन स्वराज हो, ये काफी मेहनत कर रहे हैं, ये हकीकत है। आपकी भी पार्टी वो काफी मेहनत कर रही है, लेकिन आप अगर अपने क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रभाव है दोनों पार्टियों का, एमआईएम की बात करें या जन स्वराज की बात करें, तो इन लोगों का क्या प्रभाव है और इससे आपको क्या नुकसान होगा? सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं, आपने देखा भी होगा, वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में हुआ है उसमें आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। उसको लेकर के बिहार की जनता में काफी उत्साह था। हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपार जन समर्थन मिला। 2 माह के बाद बिहार में चुनाव है। एक तरफ एनडीए के लोग हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन पर बिहार की जनता ने पूरा विश्वास किया है और पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। इस बार बिहार के लोग मन बना चुके हैं। ये 20 साल से जमी हुई जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकना है। अब जहां तक क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं तो यहां भी एक नई पार्टी, एक नया व्यापारी कहिए, जन स्वराज के जो प्रधान हैं प्रशांत किशोर, इसके पूर्व भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने चुनाव कैंपेनिंग किया था। तो बड़ा अच्छा नारा लगाते हैं और बड़ा अच्छा नारा लिखते भी हैं। इस बार भी एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत बिहार में उनको बिहार के युवाओं को वर्गलाने के लिए भेजा गया है कि आप बढ़िया नारा लगा लेते हैं, बिहार की जो युवा है उसको वर्गलाइए। बिहार जो बदलाव के मूड में है उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा बनने का आप काम करें। जन स्वराज की जहां तक बात है, यहां कोई उनका जनाधार नहीं है। वो एक फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े और तरह तरह का उन्होंने नारा दिया। तो इस अब जनता समझ गई है, क्षेत्र की जनता भी ये समझ गई है कि ये नारे तक सीमित है और इनका एक धंधा है। जन स्वराज के द्वारा जो बातें बताई जाती है तो वो तो काफी क्लियर बोलते हैं कि जैसे वो शिक्षा का मुद्दा हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो, इस पर सबसे ज्यादा वो बात करते हैं। तो आखिर आपकी उनकी कौन सी बात बुरी लग रही है? नहीं, कोई बात बुरी लगने की बात नहीं है। राजनीति में सभी लोग स्वतंत्र हैं, ये लोकतंत्र है, यहां सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। भाषा की मर्यादा और अनुशासन होनी चाहिए। आपको हम बताया 2014 में इन्होंने ही नारा दिया था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, नो करप्शन, नो भ्रष्टाचार। अब की बार मोदी सरकार हर घर को 15 लाख रुपया देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को देश में नौकरी मिलेगा। इनका नारा कहां है? कहीं कुछ है? इस पर कोई काम हुआ है? और इस बार फिर से ही आकर के बिहार के नौजवानों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। तो बिहार के नौजवान, बिहार की जनता इस बात को समझती है और खूब बढ़िया समझती है। इस बार महागठबंधन पर पूरा भरोसा है बिहार को और महागठबंधन के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, महागठबंधन के लोग, महागठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और हमारी सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी। एमआईएम के बारे में क्या बोलेंगे? एमआईएम कुछ सीमित इलाकों में है। इमामगंज विधानसभा से हम तो आग्रह करेंगे उनके नेताओं से कि वैसे जगहों पर अपने उम्मीदवार को न दें जिससे सेक्युलर वोट बटे और महागठबंधन के उम्मीदवार को नुकसान हो और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो।
हम उनके नेताओं से आग्रह करेंगे। एमआईएम के द्वारा कहा जाता है कि आपसे जब बोला जाता है कि आप उनसे मिल लीजिए या मिलकर संगठित होकर हम लोग एक जगह चुनाव लड़े हैं, तो आप लोग उनसे मिलते भी नहीं हैं। ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, उस पर मेरा क्या कमेंट रहेगा। ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, ये फैसला उनको करना है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है कि हम इस पर अपना। लेकिन एमआईएम अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट दे देती है तो आप यहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे? हम तो यहाँ के मुस्लिम भाइयों से आग्रह करेंगे, खासतौर से नौजवानों से आग्रह करेंगे कि समय को ध्यान में रखते हुए जो हालात मुल्क के हैं, जो हालात राज्य के हैं, पूरी तरह से मुत्तहिद होकर के महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार आएंगे उनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके जिताने का काम करें। कहीं कोई बटे नहीं तो महागठबंधन कमजोर होगा और जो लोग भी साजिश कर रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए सब लोगों से मेरा अपील है कि आप तमाम लोग पूरी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। असद साहब का कई बयान ऐसा आता है कि इस सिचुएशन को हम लोग देखते हुए कब तक हम लोग रुके रहें या कब तक हम अपनी पार्टी को नहीं लड़ा दें। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत काबिल नेता हैं और बहुत अच्छे सांसद हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। हम लोग अक्सर उनके स्पीच को सुनते हैं, लेकिन वक्त की नजाकत को भी समझना पड़ेगा। चुप रहने की बात नहीं है। अभी जो हालात मुल्क के हैं, आपने देखा या आप देख रहे हैं कि किस तरह से खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को ढा दिया जाता है। अब तो मजार और मकबरे को भी लोग तोड़ रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर ध्यान रखना चाहिए उनको और उनसे यही अपेक्षा हमारी भी रहती है कि वैसे जगह पर अपना उम्मीदवार न दें जहां पर सेकुलर वोट बटे और उनको कोई बहुत बड़ा फायदा ना हो, लेकिन सेकुलर वोट का नुकसान हो जाए और सीधा सीधी भाजपा और उसके सहयोगी दलों को फायदा हो। इस पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इनका हमसे बात करने के लिए, और इन्होंने बहुत सारी चीज बहुत डिटेल में समझाया है और बताया है। हम चाहते हैं कि अगर आप लोग का कोई सवाल हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसमें कमेंट कर लीजिए। अगर किसी तरह का कोई सवाल हो तो ये जवाब भी देने के लिए तैयार हैं और ये जवाब देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। शुक्रिया।